आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे यहाँ पर 69,000 आरक्षण केस का फैसला, इस आधार पर आने की प्रबल संभावना। और 13,156 इस कैटेगरी में 6800 का चयन निहित। जांच में अनुपस्थित 16,706 शिक्षकों पर डीजी बेसिक शिक्षा की बड़ी कार्रवाई का निर्देश। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, भर्ती में 100% आरक्षण असंवैधानिक, लापरवाही के कारण लटकी छात्रवृत्ति, अगले सत्र का निर्देश। बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति में बड़ा रोड़ा, ये और सचिव बेसिक शिक्षा ने मांग लिया है यहाँ पर जवाब। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण अन्य कुछ और भी खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। तो हम यही आशा करेंगे आप वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण केस, जो आपका फैसला किस आधार पर आने जा रहा है। तो साथियों, हम आपको अवगत करा दें कि जो सभी लोग अपना कायस लगा रहे हैं कि हमारे पक्ष में फैसला जाएगा, तो अभी ऐसा 100% कह पाना बहुत ही मुश्किल बात है। और किसी भी आधार को मूलभूत मानना वो भी गलत है। सभी आधारों के पॉइंट आउट करते हुए आप सभी लोग देख सकते हैं उसी पर फैसला आने की प्रबल संभावना है, ना कि किसी एक बिहाफ पर या किसी एक पक्ष को इसका विशेष लाभ मिल सकेगा। ऐसा कहना और ऐसा सुनना, ये सभी जो है अभी तक अफवाहें हैं। और किसी को 100% ये नहीं सेटिस्फाइड हो पा रहा है कि फैसला इस बिहाफ पे आएगा, क्योंकि कोर्ट का क्या फैसला रहेगा इस पर अभी भी संशय बरकरार है। जो संशय आप सभी लोगों को पता है 13 मार्च को हटने जा रहा है। और हम यही आशा करेंगे कि आप सभी लोगों के लिए अच्छा और फाइनल जजमेंट देखने को मिले। बात करें कि जो आपका जजमेंट आएगा किस आधार पर आएगा, तो साथियों, जो आपकी आरक्षण नियमावलियां हैं आप सभी लोगों को पता है 1981 और 1994, इन दो के बिहाफ पर ही आप सभी लोगों का फैसला देखने को मिलेगा। क्योंकि इन जो नियमावलियां बनाई गई हैं तो उनका स्पष्ट निर्देश यही है कि जो ओबीसी और एससी आरक्षण है उसके अंतर्गत भर्तियों को लेकर के चीजें कैसे स्पष्ट हो, किस प्रकार का आरक्षण हो, ये सभी चीजें डिसाइड करना इनकी जो है प्रबल संभावना है। और जो ये आप सभी लोग को हम अवगत करा दें, जो आपकी 6800 चयन सूची आई थी वो आपकी एक रिपोर्ट के माध्यम से आई थी, जिसको लेकर के सभी लोग यही कायस लगा रहे हैं कि यहाँ पर जो है जजमेंट में 6800 को क्वैश कर दिया जाएगा, नहीं 6800 की लिस्ट को निरस्त किया जाएगा। और पूरा पूरा याचिलाभ की जो है प्रबल संभावना दिख रही है। जहाँ तक बताया जा रहा है कि एमआरसी मैटर में भी याचिलाभ हुआ है, उत्तर कुंजी में भी याचिलाभ हुआ है। तो हम आपको अवगत करा दें, ऐसी कोई लिस्ट ना तो एमआरसी में निर्गत की गई थी, ना तो यहाँ पर आप सभी लोग को उत्तर कुंजी में ऐसी कोई लिस्ट देखने को मिली थी कि उसको अलग से करना पड़े। तो वहां पर दो गुंजाइश यही थी कि याची लाभ की ही संभावना बन रही थी। यहाँ पर प्रबल संभावना यही है कि 6800 चयन सूची को ही जो है बरकरार रखते हुए उसमें कुछ याचियों को लाभ दिया जा सकता है, स्पेशली जो 27-21% आरक्षण को बिहाफ बना करके आगे गए हैं। अब आप सभी लोगों को हम अवगत करा दें कि 13,156 मैटर जब बहस हुई थी तो उसमें 4 कैटेगरी डिवाइड की गई थी। कौन कौन सी कैटेगरी थी उनको आपको सभी लोग को एक बार फिर से हम दृष्टिगत कराना चाहेंगे। पहली कैटेगरी आप सभी लोग देख सकते हैं 13,156 की थी, जिसमें आरक्षित वर्ग के सभी मामले जो थे निहित थे। और उसके बाद 323/2022, यानी जिसमें आप सभी लोगों को पता है भारती पटेल की याचिका जो कह रही है कि आप किसी भी तरीके से जो है 69,000 शिक्षक भर्ती से ज़्यादा पदों को नहीं भर सकते हैं। अगली याचिका 81/42 जो थी उसमें डबल रिजर्वेशन की बात की गई थी, जो लगभग कंप्लीट हो चुका है। चौथी जो महत्वपूर्ण कैटेगरी थी फिजिकल, यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड साथियों की, दिव्यांग साथियों की, महिला वर्ग साथियों की जो थी, उनको लेकर के ये चीजें स्पष्ट करनी है। और इसी का जियो लगभग आप सभी लोगों को पता है देखने को भी मिला था। साथियों, ये कुछ जियो था, आप सभी लोगों को पहले भी हम अवगत करा चुके हैं कि जब 5 जनवरी को ये लिस्ट आई थी तो इस जियो को बिहाफ बनाया गया था। इसमें स्पष्ट रूप से आप सभी लोग देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे तो लिखा है कि यदि कुल 100 पदों के सापेक्ष 20% महिला क्षैतिज आरक्षण हेतु पद जो है निर्धारित होते हैं, 25 जो है महिला अपनी गुणांक के आधार पर आरक्षित श्रेणी के जो है 50 पदों के जो है चयनित हो रहे हैं। यानी यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो महिला है उसका आरक्षण दिया गया है। महिलाओं का आरक्षण क्षैतिज क्या होना चाहिए, उसके साथ आप सभी लोगों को पता है दिव्यांग साथियों के आरक्षण की बात की गई थी। यानी कुल मिलाकर के इस लिस्ट का जो बेस बनाया गया था वो महिलाओं के आरक्षण के मामले को बनाया गया था। और साथ ही साथ जो हमारे जो है दिव्यांग साथी हैं जिनकी सीटें थी उनको यहाँ पर जो है बेस बनाया गया था। सभी को पता है, इसमें कोई बताने वाली जरूरत नहीं है। और लिखा भी गया है कि इसके लिए ओबीसी और एससी की ये लिस्ट निकाली गई थी। अब आपको ये बता दें, ये जियो भी है, स्पष्ट रूप से आप सभी लोग देख सकते हैं, इंगित भी किया गया है। तो जो 6800 चयनित साथियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर इस कैटेगरी की बात करें तो फिजिकल हैंडीकैप्ड साथियों की जो आप सभी लोगों को पता है कैटेगरी है जो बनाई गई थी, वो कैटेगरी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी के बिहाफ पर जियो निकल कर सामने आया था। और वही इस पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि ये पद जो है इस पे क्या स्पेसिफिक रूप से दिए जाने चाहिए थे 6800 चयनितों को कि नहीं दिए जाने चाहिए थे। ये महत्वपूर्ण आर्डर आप सभी लोग को फैसले के अनुसार देखने को मिलेगा। तो 6800 चयनित साथियों का जो चयन है वो इसी के आधार पर, इसी
कैटेगरी के आधार पर निहित है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है डबल रिजर्वेशन पर तो बहुत सारा कुछ मामला चला, लेकिन वहां तक तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें वहां पर देखी जाए, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि बहस के दौरान ही इस मामले को जो है लगभग क्लोज ही कर दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है अपोज भारती पटेल का, वो भी मान्य है, क्योंकि 69 शिक्षक भर्ती से ऊपर कोई भी पद नहीं भरा जा सकता, ऐसा भी आर्डर में मेंशन हो सकता है। और जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबर है वो आप सभी लोगों के जो है आरक्षण मामले की, जो 13 156 मैटर है उसको डिसाइड करना ही मेन जो है मुद्दा रहेगा, जो है हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के लिए। यानी आपका जो जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला जी की बेंच है वो यही डिसाइड करेगी कि कितने परसेंट आरक्षण मिला है और कितने परसेंट आरक्षण का मामला अभी भी विचाराधीन था। उसी के आधार पर आप सभी लोगों को जो है फैसला देखने को मिलेगा। तो साथियों, 6800 चयन के लिए निहित कैटेगरी की भी हमने बात कर ली है और आधार भी बात कर लिए हैं कि जजमेंट के क्या हो सकते हैं। अब प्रयास यही है कि आप सभी लोग लगातार प्रयास करते रहें, जैसा कि चयनित साथी हमारे प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मामला जैसे डिसाइड हो तुरंत ही आप सभी लोगों की जो अगली कार्रवाई, नियुक्त की कार्रवाई वो स्टार्ट हो जाए और मामला किसी भी तरीके से आगे किसी अन्य उलझन में ना फंसे। हम आशा करते हैं कि ऐसा ही कुछ आप सभी लोगों के लिए देखने को मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की। जांच में अनुपस्थित 16,706 शिक्षकों पर डीजी बेसिक शिक्षा की बड़ी कार्रवाई का जो है आदेश जारी है। क्या है, आप सभी लोगों के सामने हम स्पष्ट करेंगे। साथियों, बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। लिखा है कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति की जांच के लिए टास्क फोर्स के निरीक्षण में बीते 3 माह में 16,706 शिक्षक गायब मिले। प्रत्येक जिले में जिला टास्क फोर्स, ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स व बेसिक शिक्षा परिषद की अलग से गठित टास्क फोर्स के निरीक्षण में यह सच्चाई सामने है कि दिसंबर 2022, जनवरी व फरवरी 2023 में अलग अलग टास्क फोर्स के निरीक्षण में ये शिक्षक स्कूलों से गायब मिले हैं। इसको लेकर के महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद की ओर से इन अनुपस्थित शिक्षकों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आप सभी लोगों का मंथ वाइज भी दिया गया है कि दिसंबर 2022 में 5988, जनवरी 2023 में 4251, फरवरी में 2023 जो है फरवरी 2023 में 6467 शिक्षक जो है अनुपस्थित मिले हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर लिखी गई है, आप सभी लोगों को डाटा हमने बता दिया है कि दिसंबर 2022 में जिला स्तरीय टास्क फोर्स में 4125 स्कूलों का निरीक्षण किया गया था, जिसमें 1022 यानी 25% स्कूलों में दौरा किया गया। ब्लॉक स्तरीय 17,696 स्कूलों के मुकाबले 3668 स्कूलों का निरीक्षण जो है किया गया था। इनके आधार पर यह डाटा, स्पेसिफिक डाटा निकल कर आया है कि इतने जो शिक्षक हैं अनुपस्थित पाए गए हैं। उनको लेकर के कार्रवाई का निर्देश भी लगभग हो चुका है और उन पर बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर वो कॉलेज में अनुपस्थित रहेंगे तो ये शिक्षण जो पठन पाठन की क्रिया है वो प्रभावित होती है। इसको लेकर के स्पष्टता जाहिर की गई है और यहाँ बताया गया है कि हरदोई में सबसे ज्यादा जो शिक्षक है अनुपस्थित मिले हैं। सबसे पहले उनसे कारण बताओ नोटिस मिलेगा कि आपने क्यों स्कूल बिना किसी जो है वेकेशन के या छुट्टी लिए आपने स्कूल क्यों बंद किया, और शिक्षकों के पर कार्रवाई का निर्देश दे दिए गए हैं, जो यहाँ पर इंगित किया गया है कि शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। तो बड़ी कार्रवाई होगी, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला लिया जा रहा है बेसिक शिक्षा की तरफ से। ये स्कूलों में जो है बहुत ही माननीय, जो बहुत ही जरूरी है कि शिक्षकों के लिए कि वो अपने समय से उपस्थित हों। अगर उन पर कोई भी आगे की दिक्कतें हैं तो उनके लिए जो है आकस्मिक छुट्टी ऑनलाइन भी उपलब्ध करा दी गई है बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से। साथियों, अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों और प्रदर्शक के पद पर 100% महिला आरक्षण को असंवैधानिक मानते हुए इस संबंध में जारी विज्ञापन की संबंधित सत्र को निरस्त कर दिया है। साथियों, बता दें कि अधिवक्ताओं की तरफ से जो यह बताया गया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा 8 दिसंबर 2021 को शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक और प्रदर्शक के 91 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन की शर्त 5 में केवल महिला अभ्यर्थियों को पात्र माना गया। विज्ञापन के अनुसार केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते थे। अधिवक्ताओं ने बताया कि जून 2013 में छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2013 में प्रकाशित किया गया था, जिसकी अनुसूची 3 में शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक एवं प्रदर्शक के पद के लिए केवल महिलाओं को पात्र माना गया था। महत्वपूर्ण खबर, महत्वपूर्ण आदेश है कि भर्ती में किसी विशेष जो है कैटेगरी को आप सभी लोग जो है 100% आरक्षण नहीं दे सकते। महत्वपूर्ण और स्पेशल खबर है। अगली महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोग देख सकते हैं कि विश्वविद्यालयों की गलती से हाथ से निकली छात्रवृत्ति। अनुसूचित जात, सामान्य जात, पिछड़ी जात और अल्पसंख्यक वर्ग के लाखों स्नातक और छात्र छात्राएं वर्ष 2022-23 की दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना से वंचित होंगे।
जिनका सरकारी विश्वविद्यालयों यानी एफिल ने आवेदनों का डाटा 31 जनवरी तक लॉक नहीं किया है। इधर समय पर डाटा लॉक न होने पर उच्च अधिकारियों ने विश्वविद्यालयों की लापरवाही पर कोई सख्त निर्देश नहीं दिए, जिससे कि विश्वविद्यालयों की तरफ से सुधार किया जाता, बल्कि समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक कल्याण के निदेशालयों से समय से भरे गए आवेदनों का डाटा एनआईसी के माध्यम से संबंधित जिले के अधिकारियों को नियमावली के तहत 10 मार्च तक निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। और जबकि छात्रवृत्ति के मामले में निजी विश्वविद्यालय आगे रहे, इन सभी विभागों का नोडल समाज कल्याण विभाग है, जो संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। सभी साथियों को पता है कि कितनी महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है। अब अगला एक और निर्देश निकल कर सामने आया है, उसकी हम बात करेंगे। साथियों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं निकलकर सामने आया कि अनुसूचित जाति के जिन छात्रों का डाटा रिजेक्ट हो गया है, उनमें अगले वित्त वर्ष में छात्रवृत्ति के साथ शुल्क की भरपाई हो सकेगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को पत्र भेज दिया है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से तकनीकी व अन्य खामियों के चलते डाटा रिजेक्ट होने वाले छात्रों की संख्या करीब 1 लाख बताई जा रही है। समाज कल्याण विभाग अनुसूचित जाति के 2.5 लाख रुपए सालाना वाले आय वाले परिवारों को विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति के साथ शुल्क भरपाई की सुविधा देती है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक चालू वित्तीय वर्ष में पीएफएमएस ने आधार लिंक बैंक खातों में दिक्कत दिखाते हुए उनका डाटा रिजेक्ट कर दिया है। इनकी एकदम सही संख्या तो 31 मार्च को ही बताई जा सकेगी। इसमें कक्षा 9 व 10 और इससे ऊपर की विभिन्न कक्षाओं में विविध विद्यार्थी शामिल हैं। खास बात यह है कि पीएफएमएस के माध्यम से आधार लिंक खाते में रिस्पांस न मिलने पर जिला समाज कल्याण अधिकारियों को भी उस डाटा को स्वीकार करने का ऑप्शन मिलता है। इसलिए समाज कल्याण विभाग ने केंद्रीय मंत्रालय को पूरी स्थिति से अवगत कराते हुए इन विद्यार्थियों को राहत देने के लिए पत्र लिखा है। माना जा रहा है कि इन विद्यार्थियों के डाटा पर नए सिरे से विचार करने के लिए 15 अप्रैल से छात्रवृत्ति की वेबसाइट को खोला जाएगा। और स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो भी आपके सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर है, पहले तो आप सभी लोग देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण खबर यह निकल कर सामने आई कि जो डाटा है वो इसीलिए रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि 31 तारीख तक उसको वेरीफाई यानी 31 जनवरी तक वेरीफाई करना था। उसके बाद ये महत्वपूर्ण खबर है, हो सकता है जिनमें रिजेक्शन को लेकर के दिक्कतें हैं उनके लिए जो है 15 अप्रैल के बाद वेबसाइट खोली जा सकती है। देखने वाली बात होगी, आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की राह आसान नहीं दिख रही है। शासन की ओर से वरिष्ठता सूची जारी कर इस पर बीएसए को आपत्तियों का निस्तारण करना है, लेकिन इसमें निलंबित चल रहे शिक्षकों का कहना है कि उनको नहीं शामिल किया गया है, जबकि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत उनके प्रकरण का निस्तारण हो जाना चाहिए था। शिक्षकों का कहना है कि उन्हें छोटी छोटी चीजों पर निलंबित कर दिया गया, ना तो निर्धारित समय में उनके प्रकरण का निस्तारण किया गया, ना ही उनका नाम वरिष्ठता सूची में दिख रहा है। वहीं वह बीएसए कार्यालय में चक्कर काट काट कर थक गए। शासन हमारे प्रकरण का जल्द से जल्द निस्तारण कराए ताकि हमें भी निर्धारित सुविधाओं का लाभ मिल सके। दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने फरवरी में भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए सभी बीएसए को दोबारा पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने निलंबित व बहाल किए जाने वाले शिक्षकों के बारे में निर्धारित प्रारूप सूचना उपलब्ध करने का निर्देश दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि शिक्षकों को अनावश्यक रूप से बीएसए की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा है। अफसर व बाबू उनका आर्थिक दोहन भी कर रहे हैं। सरकार 3 महीने से अधिक समय तक निलंबित शिक्षकों की बहाल न करने वाले बीएसए पर कार्रवाई करे ताकि शिक्षकों का मानसिक व आर्थिक रूप से उत्पीड़न बंद हो सके। कई जिलों को नहीं दिख रही है सूची, यानी बहुत सारी विसंगतियां हैं। और साथियों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो है 25 जिलों के डीआईएस और बीएसए को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा चुका है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो बेसिक भाग विसंगतियों से ही भरा नजर आ रहा है। हर मैटर में विसंगतियां आप सभी लोगों को देखने को मिल ही जाएंगी। साथियों, निकाय चुनाव को लेकर के महत्वपूर्ण खबर है। लिखा गया है कि निकायवार 20 से 27% ओबीसी आरक्षण की सिफारिश की गई है। लिखा गया है कि निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने निकायवार आयोग की आबादी की राजनीतिक स्थिति के आकलन के अनुसार 20 से 27% आरक्षण की सिफारिश की है। इसके लिए 1995 के बाद हुए निकाय चुनाव के परिणामों को आधार बनाया गया है। तो देख सकते हैं महत्वपूर्ण खबर है, 20 से 27% आरक्षण की बात की गई है। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही, लिखा है कि अगले साल फरवरी में होंगी यूपी बोर्ड परीक्षाएं। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट की वर्ष 2023-24 की परीक्षाएं भी फरवरी 2024 में होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी किए गए शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार इसमें 16 जनवरी से 31 जनवरी 2024 तक यूपी बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं जनवरी के दूसरे हफ्ते में और लिखित परीक्षाएं जनवरी के तीसरे हफ्ते में होंगी। इस साल भी फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हुई थी और बीते 4 मार्च को खत्म हुई। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव की ओर से कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सत्र 2023-24 का शैक्षिक कैलेंडर शनिवार को जो है जारी कर दिया गया है, जिसमें सब कुछ मेंशन किया गया है।
अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि प्रवेश परीक्षा में कम अंक मिलने के बावजूद फार्मेसी ने डिप्लोमा में दाखिला आसान होगा, क्योंकि फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने इस बार 102 नए फार्मेसी संस्थानों को मान्यता दी। इसे इस बार 6732 अतिरिक्त सीटों का प्रवेश जो बढ़ जाएगा। पिछले साल संस्थानों की संख्या 788 थी, जो इस बार बढ़कर 890 हो गई। इससे सीटों की संख्या भी 52,008 से बढ़कर के 58,740 हो जाएगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर जो है 2 वर्षीय फार्मेसी डिप्लोमा में प्रवेश होता है। प्रवेश के लिए 1 मई तक परिषद की वेबसाइट GCUP admissions.nic.in पर जो है आप ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। महत्वपूर्ण खबर है सभी जो भी साथी हैं उनके लिए। और सबसे महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक और खामी उजागर है। लिखा गया, बेसिक शिक्षा विभाग ने 14 साल से नौकरी कर रही अमिता शुक्ला को क्या पता था कि बीते 9 साल से उसके शैक्षिक दस्तावेजों का दुरुपयोग हो रहा है। बुलंदशहर, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में उसके शैक्षिक दस्तावेजों से दूसरी महिलाएं अमिता बनकर नौकरी कर रही हैं। 2 महीने पहले एसटीएफ ने उन्हें भी संदेह की नजर से देखा तो उन्होंने लखनऊ पहुंचकर अपनी पहचान सिद्ध की। इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद में भी खुद को सही ठहराया। अमिता शुक्ला मूल रूप से खगरेड़ के धौरारा में रहने वाली स्वर्गीय ब्रह्मदीन शुक्ला की जो है पुत्री हैं। उनकी शादी प्रयागराज जिले के सोराव तहसील के पूर्व टोला मोहल्ले में हुई है। यानी कुल मिलाकर के अगर इनका देखा जाए तो पूरा शैक्षिक और बायोडाटा दिया गया है और इनके नाम पर 2 लोग और नौकरियां कर रहे हैं। तो ऐसे अगर जांच की जाए तो कितने फर्जी शिक्षक निकलेंगे, ये जो है विचाराधीन मामला बेसिक विभाग के लिए हो सकता है। साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हम आप सभी लोगों के साथ चर्चा पर चर्चा की। आशा करते हैं आप वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। इस आशा के साथ हम फिर अगले वीडियो में आप सभी के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।